Next in value supply, we are going to rule 32. So in this we have to determine value of specified supply, means which are specified in this rule, only those ones. So first we have rule 32 sub rule number 1. So this rule provides the evaluation methods for notified supply. Specified also means notified supply. The valuation methods prescribed under this rule are optional. That is, the supplier can also opt to value his supply as per other valuation rules, which can be transaction value or market value also. Or you can apply this rule also for each specified supply only, which is your optional. So this rule overrides other rules of valuation. It means thus the supply prescribed in this rule need not be valued by sequentially following rules 27 to 21. तो इट मीन्स यदि आप रूल 30 को अप्लाई करते हैं तो आपको रूल्स 27 से 31 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन ये ऑप्शन है आपके पास, और यू कैन अप्लाई 27 टू 31, फिर वो सीक्वेंस में आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। So the rules for valuation of such specific or notified supply are discussed below. तो देखते हैं अब कौन कौन सी सप्लाई है जो इस रूल में कवर होती है। तो 32 सब रूल 2 है। तो वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। तो इट मीन्स जैसे डीलर्स होते हैं या कोई कस्टमर है, अब आप परचेज सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, तो उसकी वैल्यू आपने क्या कंसीडर करनी है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो उसमें है रूल 32 सब रूल 2 में क्लोज नंबर 8। उसका पहला मेथड है आपके पास जिसे कहा जाए कन्वर्जन मेथड। तो इसमें भी पहला केस है, तो ट्रांजेक्शन वेयर वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज। तो एक करेंसी जो है वो कम से कम इंडियन रुपी है, दूसरी होगी फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है। तो उस केस में अब पहला केस है, जैसे कोई भी आपको फॉरेन करेंसी परचेज या सेल करके हैं तो उसका आरबीआई का रेट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट केस है इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल, देखिए आपको आरबीआई का रेट अवेलेबल है, देन द वैल्यू सप्लाई इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ करेंसी। देखिए आप बाय कर रहे हैं तो बाइंग रेट, सेल कर रहे हैं तो सेलिंग रेट आएगा, एंड आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज। तो आपने देखना है जिस टाइम आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं उस टाइम आपका बाइंग या सेलिंग रेट क्या है और आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या है, उनका लेंगे हम डिफरेंस, राइट। एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जितने यूनिट्स आपने करेंसी के परचेज या सेल किए हैं। तो इट मीन्स अब आपकी वैल्यू सप्लाई का फार्मूला क्या बन जाएगा, वैल्यू सप्लाई इज इक्वल टू बाइंग और सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेट इनटू करके यूनिट्स ऑफ करेंसी। अब ये जो वैल्यू आएगी उस पर फिर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। सेकंड केस है, यदि बाई चांस उसका आरबीआई रेट अवेलेबल नहीं है, इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में वैल्यू सप्लाई इज 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज प्रोवाइडेड और रिसीव बाय पर्सन चेंजिंग द मनी। तो आपने जो भी करेंसी बाय या सेल की है उसको पहले ना इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो, बाइंग या सेलिंग रेट अप्लाई करके उसका कैलकुलेट कर लो 1%। तो ये जो 1% आएगा ये आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। इसमें किसी 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ INR होता है इंडियन रुपीज रिसीव्ड और प्रोवाइडेड। जब आप सेल करोगे करेंसी जो रिसीव होगा रुपी, देखिए आपको बाय कर रहे हो करेंसी तो हम रुपी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका 1% आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी, इसके ऊपर फिर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ये था आपका केस वन जिसमें वन करेंसी आपकी रुपीज है, इंडियन रुपी है। फिर आता है केस टू, कई तरह के ट्रांजेक्शन हैं वेयर नाइजर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज एक इंडियन रुपीज। तो अगर होता है सपोज चलो जैसे आपने यूके को पेमेंट करनी है पाउंड में, पर आपके पास डॉलर पड़े हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट में, तो आप डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, रुपी का रोल नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगी, द वैल्यू सप्लाई इज 1% ऑफ लेसर ऑफ टू अमाउंट द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग आरबीआई रेफरेंस रेट एनी ऑफ द टू करेंसी इन इंडियन रुपीज। तो दोनों करेंसी रुपी में वैल्यू निकालो, जितने डॉलर आपने एक्सचेंज किए जितने पाउंड, विच मीन्स उनमें से जो लेस होगा उसका लेंगे 1%, राइट।
तो टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई क्या बनेगी, 1% ऑफ लेसर ऑफ टू करेंसीज कन्वर्टेड टू इंडियन रुपी एट आरबीआई रेफरेंस रेट। तो आरबीआई का रेट डॉलर का भी मिलेगा, पाउंड का भी मिलेगा, उनको रुपये में कन्वर्ट कर लो, उनमें से जो लोअर आएगा, लेसर होगा, उसका करके 1%, तो वो आपकी सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो दो केस देखे हमने, जब आपके इंडियन रुपये भी इन्वॉल्व हो रहा है करेंसी एक्सचेंज करने में, सेकंड जब इंडियन रुपये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये था आपके पास मेथड वन, जिसका नाम था कन्वर्जन मेथड। एक है आपके पास मेथड नंबर टू, जिसे कहा स्लैब रेट मेथड। द पर्सन सप्लाइंग द सर्विस में आल्सो एक्सरसाइज द फ्लोइंग ऑप्शन बेस्ड ऑन स्लैब रेट। अब दोनों से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, मेथड वन ले लो या मेथड टू, उसमें स्लैब बने हुए हैं। To ascertain the value of the service, however, once option is availed, एक बार जो ऑप्शन ले लिया आपने, it cannot be withdrawn during the remaining part of the financial year। फिर पूरे साल वही ऑप्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्लैब रेट देखो क्या है, स्लैब रेट आ रहा है जो फॉलो, अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन रुपी। तो जो भी करेंसी आपने एक्सचेंज की है उसकी रुपी में वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखिए इसकी वैल्यू आपको 1 लाख है, राइट, तो वैल्यू इज आपको 1 लाख रुपी में। देन व्हाट विल बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वो आएगी 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, 1% लेना है, और ₹250 विच एवरेज हायर। सोच लो जैसे 90,000 है आपकी करेंसी की वैल्यू, ठीक है, उसका किया 1% 900 और 250 विच एवरेज हायर, तो हायर कौन सा है 900, तो आपकी वैल्यू सप्लाई 900 मानी जाएगी। तो देखिए अब आपकी वैल्यू जो है 1 लाख से ज़्यादा है, बट आपको 10 लाख है, 10 लाख है, तो हम लेंगे मिनिमम 1000 को लेना ही लेना है। 1000 कैसे बना, 1 लाख के ऊपर 1%, वो हो गया 1000, प्लस 0.5% हम लेंगे ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 1 लाख। इट मीन 1 लाख से अब जितनी वैल्यू है उसका करना है अपने 0.5%। ऐसे ये अब 10 लाख है आपकी इसकी वैल्यू, फिर आपने लेना है 5500। देखो 5500 कैसे लिया होगा हमने, 1 लाख पे लिया हमने पहले 1%, वो हो गया 1000, फिर बाकी बचा था 9 लाख, 9 लाख आपको 10 लाख में 9 लाख का लिया हमने 0.5%, ये हो गया 4500, तो फिर बन गया 5500। तो ये को लेना ही है मिनिमम, प्लस अब जो 10 लाख से अबव वैल्यू है उसका लेंगे 0.1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 10 लाख। फिर इसको कंपेयर करो, और मैक्सिमम वैल्यू अमाउंट है 60,000 विच एवरेज लोअर, 60,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो दोनों वैल्यू में से जो भी लोअर होगा वो आपकी सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया रूल नंबर 32। तो सब रूल 2 था और उसके अंदर था क्लोज ए एंड क्लोज बी। तो ये था आपका जब फॉरेन करेंसी की परचेज सेल हो रही है उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। तो दो मेथड देखे आपने, पहला मेथड है देखो कन्वर्जन मेथड, दूसरा देखा हमने स्लैब मेथड। ये कन्वर्जन मेथड है, और नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया है किसी की स्लैब रेट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर सब रूल 3 में, रूल मेन रूल 32 ही चल रहे हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे वैल्यू सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। अब जो एयर ट्रैवल एजेंट है वो आपकी एयर सर्विस की टिकट बुक कर रहा है, तो वो आपको सर्विस दे रहा है, उसके लिए अब वैल्यू क्या लेनी है। उसका रूल है वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट फॉर एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल। जो भी टिकट की वैल्यू है जैसे 5000 है उसका ले लो 5%, तो वो उसके जो है वैल्यू सर्विस मानी जाएगी सप्लाई। एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तब लेंगे 10%। बेसिक फेयर जो होता है एयर टिकट का जो प्राइस होता है उसको बेसिक फेयर कहते हैं। तो बेसिक फेयर देखो इज एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड बाय एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइन। राइट, डोमेस्टिक ट्रैवल की वैल्यू है 5% और इंटरनेशनल ट्रैवल की है 10% ऑफ बेसिक फेयर। फिर आता है आपका सब रूल नंबर 4, रूल 32 सब रूल 4। इसमें आएगा वैल्यू सर्विस है इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, LIC है, तो वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है, तो वो उनका बिजनेस है, तो उनके लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या लेंगे सप्लाई की। Taxable value of life insurance service varies
विद नेचर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज फॉलोइंग। उसमें हम देखेंगे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किस टाइप की है, उसकी नेचर क्या है। अब डिफरेंट पॉलिसी है देखो, रूल है 32, सब रूल 4 है, उसका क्लोज ए है। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसकी है टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई। तो पहला है पॉलिसी विद डुअल बेनिफिट्स ऑफ रिस्क एंड कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट। कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिसमें आपका रिस्क भी कवर होता है और आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलता है। मीन कैसे आप बैंक में एफडी करते हो उसकी कुछ इनकम है, उस टाइप की पॉलिसी होती है। तो टैक्सेबल वैल्यू सर्विस हम लेंगे उस केस में ग्रोस प्रीमियम चार्ज, जो प्रीमियम चार्ज कर रही है इंश्योरेंस कंपनी उसमें से लेस कर दो, लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। उसमें से जितना अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रख रहे हैं वो लेस कर दो इफ सच एलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। तो इसमें जगह इंश्योरेंस पॉलिसी में ये लिखा है ना कि कितना हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपका एलोकेट करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो वो आपने लेस कर देना है। बाकी जो अमाउंट रह जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी सर्विस की, इंश्योरेंस सर्विस है ये। सेकंड है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। ये होता है आपने एक ही बार प्रीमियम देना है, पॉलिसी चलती रहेगी। इसमें टैक्सेबल वैल्यू लिखे हैं सर्विस की, जैसे 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर वेयर एलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज नॉट इंप्लीमेंटेड टू पॉलिसी होल्डर। और इसमें यह भी नहीं बताया कितना इन्वेस्टमेंट में डालेंगे हम, तो फिर आपने प्रीमियम का ले लेना है 10%, तो ये आपकी वैल्यू मानी जाएगी सर्विस की, जिसे जो क्लोज नंबर बी। नेक्स्ट पॉलिसी आती है इसमें अगर केसेज। तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू सर्विस है। तो अगर केसेज देखो कौन से बनेंगे, एक तो है पॉलिसी जिसमें डुअल बेनिफिट मिला आपको रिस्क और इन्वेस्टमेंट का, एक है जिसमें सिर्फ सिंगल प्रीमियम है। अब है सिंगल प्रीमियम नहीं है ये भी और बेनिफिट भी डुअल नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस का बेनिफिट है, तो उस केस में तो अगर केसेज बन गए आपके टैक्सेबल वैल्यू सर्विस है इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल का जो प्रीमियम लेगी कंपनी उसमें 25% मानेंगे उसकी वैल्यू, और फ्यूचर में वो है 12.5% को प्रीमियम चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, और फ्यूचर ईयर का लेंगे 12.5%। फिर आता है फोर्थ केस है, तो रूल है प्रोविजो है टू रूल 32 सब रूल 4 थे। पॉलिसी विद ओनली रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ रिस्क कवर करती है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बेनिफिट नहीं है। उसमें टैक्सेबल वैल्यू लेंगे एंटायर प्रीमियम जो चार्ज किया है पॉलिसी होल्डर से इंश्योरेंस कंपनी। राइट, देखो कितनी चार केसेज हैं। एक तो डुअल पॉलिसी है जिसमें रिस्क और इन्वेस्टमेंट है, पर प्रीमियम आपको हर साल देना है एनुअल। एक है सिंगल प्रीमियम एक ही बार देना है आपको। देन इट इज अदर केसेज, एक आगे पॉलिसी जिसमें सिर्फ ओनली रिस्क कवर हो रहा है। इसमें एक पॉलिसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बट आपका रिस्क भी हो सकता है, कुछ मेंशन नहीं किया है, और ये भी मेंशन नहीं किया है कितना अमाउंट हम एलोकेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रीमियम भी हर साल जा रहा है, फिर आपका ये केस अप्लाई होगा। तो नंबर सी, तो हमने डिस्कस किए जैसे ये सब रूल 4 था, सब रूल 3 किया, सब रूल 2 किया, अब आता है सब रूल नंबर 5। तो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग रूल 32 सब रूल 5। So in this case, we have to discuss how to determine value of supply of second hand goods। जिससे क्या होगा कि मार्जिन सेकिंग, मार्जिन का मतलब होता है जो प्रॉफिट होगा सेकंड हैंड गुड्स को सेल करने से, तो एक तरीके से वो आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। तो पहला केस है देखो, इफ इनपुट टैक्स क्राइटेरिया आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्राइटेरिया हैज नॉट बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर। तो ये केस कब होता है, जैसे कोई कस्टमर है उसने कोई ऐसे ही परचेज करी, रेफ्रिजरेटर है या मोटर कार है, अब उसने यूज करने के बाद कुछ टाइम के बाद सेल कर दी, ठीक है, तो उसको तो कस्टमर को तो आईटीसी मिलेगा नहीं। जब उसने परचेज की थी उस टाइम जो जीएसटी पे किया था उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है। तो या कोई वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर भी हो सकता है जिसको क्रेडिट नहीं मिला, तो उस केस में वैल्यू कैसे लेंगे हम। तो इसका रूल है द टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई ऑफ सेकंड हैंड गुड्स दैट इज यूज्ड टू गुड्स एज सच और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग which does not change the nature of goods is the difference between purchase price and selling price। तो जितने की सेल करोगे और जितने की परचेज करेगी उसमें जो डिफरेंस है, मीन जिसको प्रॉफिट कहते हैं, वो आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। तो इट मीन हाउएवर इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन परचेज प्राइस, मतलब है कि प्रॉफिट आपका नेगेटिव आ रहा है जिसको लॉस कहते हैं, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी। इतनी यदि लॉस है फिर तो कोई वैल्यू सप्लाई आपकी जीरो मानी जाएगी। दस
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इक्वल टू मार्जिन, मार्जिन मीन जो प्रॉफिट हो रहा है, विच इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ गुड्स माइनस परचेज कॉस्ट ऑफ सच गुड्स। जो भी आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर आपकी वो वैल्यू मानी जाएगी सप्लाई की, उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फर्दर, in case of sale by a registered person, the value that needs to be taken in lieu of purchase price। अब देखो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने ऐसे खरीदी थी बिजनेस पर्पज के लिए, तो उस केस में आपको वैल्यू क्या लेनी है, इन लिeu ऑफ परचेज प्राइस दी गई, दैट विल बी डेप्रिशिएटिव वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन द डेट ऑफ सप्लाई। मीन्स यदि उसने डेप्रिशिएशन चार्ज की है ना, तो उसकी लेंगे डब्ल्यू कितनी है, डेप्रिशिएटिव वैल्यू होती है डब्ल्यू उस टाइम जिस टाइम आप उसको सेल कर रहे हैं। It means so the taxability arises in respect of margin if selling price is more than depreciated value, which is called WBB of asset। ये होता है जब एसेट आपकी बिजनेस में यूज हो रही है और बिजनेस है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है आपका, उस केस में मार्जिन आएगा आपका सेल प्राइस ऑफ एसेट माइनस WBB ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ सप्लाई। So just in respect of second-hand goods, the supplier is allowed to pay tax on the margin that is profit made on sale of such goods if there is no margin, no GST charge for such supply। यदि प्रॉफिट नहीं है तो कोई GST चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में है कि इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज कॉस्ट ऑफ सच गुड्स बाय द सप्लायर। तो अब सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने ऐसे ही परचेज करी बिजनेस के लिए, उसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया था परचेज के टाइम, अब उसने वही सेकंड हैंड गुड्स सेल कर दिया। Then the taxable value supply of second-hand goods shall be its transaction value or open market value at which such goods are sold to unrelated customer। तो जिस जो एक्चुअल सेल प्राइस है या तो बोलेंगे हम, जिसका नाम है ट्रांजेक्शन वैल्यू, या हम देखेंगे मार्केट में क्या वैल्यू है एट विच सच गुड्स आर सोल्ड टू अनरिलेटेड कस्टमर, जो आप अनरिलेटेड कस्टमर को सेल कर सकते हैं जिस प्राइस के ऊपर, विच इज अवर ओपन मार्केट वैल्यू। तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इट मीन्स जनरल फीचर क्या है मार्जिन स्कीम के, तो मार्जिन स्कीम इज आल्सो एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ अ पर्सन डीलिंग इन सेकंड हैंड गुड्स। ये जो स्कीम है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी, यदि कोई पर्सन सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है तो और वो डील कर रहा है सेकंड हैंड गुड्स में, तो उसके लिए भी ये अप्लाई होगी। However, intra-state supply of second-hand goods by unregistered supplier to a registered person dealing in buying and selling of second-hand goods and who pays the central tax on the value of outward supply of such second-hand goods is exempted। पर इंट्रा स्टेट सप्लाई में जब सेकंड हैंड गुड्स की सेल कर रहे हैं हम, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सेल करी रजिस्टर्ड पर्सन को, जो डील कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स में, एंड हु पेज सेंट्रल टैक्स ऑन का वैल्यू आउटवर्ड सप्लाई के टाइम पर वो सेंट्रल टैक्स पे कर रहा है और सच सेकंड हैंड गुड्स, तो वो आपकी एग्जम्पशन हो जाएगी। तो इसमें उस केस में सप्लाई की वैल्यू जो है वो आपकी एग्जम्प है। फिर आता है प्रोविजन टू रूल 32(5), परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो रीपोजेस हो गई है फ्रॉम ए डिफॉल्टिंग बरोवर। तो एक और केस आता है यहाँ पर कि कई बार होता है कि गुड्स हम सेल करते हैं इंस्टॉलमेंट के बेस पर, जैसे ईएमआई जिसे करते हैं, तो उसमें अब बरोवर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो हम उसकी गुड्स को रीपोजेस कर सकते हैं जो सेलर है। तो सेलर जब रीपोजेस करेगा तो उसके लिए हम परचेज वैल्यू क्या लेंगे, ये देखते हैं। उसका रूल है व्हेन गुड्स इज टेकन ऑन ए लोन आर रीपोजेस्ड बाय द लेंडर, लेंडर होता है सेलर, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन द परचेज वैल्यू सच रीपोजेस्ड एसेट इन द हैंड्स ऑफ लेंडर। क्योंकि लेंडर पहले रीपोजेस करेगा तो हम देखेंगे उसकी कितनी कॉस्ट है, परचेज वैल्यू क्या मानी जाएगी, बाद में वो सेल करेगा। तो परचेज वैल्यू जो है तो दैट विल बी डिटरमिन एज फॉलोइंग। तो फर्स्ट केस है इफ द डिफॉल्टिंग बरोवर इज अनरजिस्टर्ड। तो देखिए जो बरोवर जो था अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड का कंज्यूमर था, उसने अपने पर्सनल प्रेफरेंशियल ऐसे परचेज की थी, तो उस केस में परचेज वैल्यू ऑफ रीपोजेस गुड्स लेंगे हम परचेज प्राइस ऑफ सच गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग बरोवर, जितने की बरोवर ने परचेज करी थी माइनस करना है अपने 5% पर क्वार्टर और 5 ईयर ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ डिस्पोजल बाय पर्सन मेकिंग सच रीपोजेशन। तो 5% पर क्वार्टर आप उसकी वैल्यू कम करके जाओ जब तक आप उस रीपोजेस गुड्स को सेल नहीं कर देते, तो इतना आपकी वैल्यू लेस हो जाएगी, वो आपकी परचेज वैल्यू मानी जाएगी। बट इफ डिफॉल्टिंग बरोवर रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने एसेट को बिजनेस में यूज किया होगा,
देन वैल्यू सप्लाई शैल बी का एक्चुअल सेल वैल्यू रीप्रोड्यूस। फिर आपको परचेज वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीखा जिसको एक्चुअल सेल जितने की आप करोगे तो वही आपकी वैल्यू सप्लाई नहीं है। तो getting the repossessing lender agency will discharge GST as the supply value without any reduction from actual or notional purchase value। तो उस केस में परचेज वैल्यू में से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, बस सीधा जो एक्चुअल सेल वैल्यू है उसी पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। तो इट मीन जो ये केस है जब रीपोजेशन वाला है, अब परचेज वैल्यू निकाली है आपने, इस केस में वैल्यू सप्लाई लेंगे जितनी एक्चुअल सेल करोगे माइनस जो परचेज वैल्यू है, तो वो समझो आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। अभी एग्जाम्पल्स करेंगे इससे क्लियर होगा आपको। फिर आता है रूल 32(6), सब रूल 6 है, तो इसमें आएगा वैल्यू ऑफ रीडीमेबल वोचर्स, स्टैम्प्स, कूपन और टोकन। तो स्कीम्स होती है ना कि हम कस्टमर को स्टैंप दे देते हैं, कूपन वोचर दे देते हैं, उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम। The value of a token, voucher or coupon or a stamp, अगर कहना postage stamp which is redeemable against a supply of goods or services or both is equal to money value of goods or services redeemable against such a token, voucher, coupon और stamp। तो जब उस वोचर के अगेंस्ट जितनी वैल्यू गुड्स आपको मिल सकती है ना, जो आप खरीद सकते हो, तो वो आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। रूल 32 सब रूल 7 है। किसी वैल्यू सर्विस प्रोवाइडेड बाय नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, ब्रांच है जैसे आपकी, या डिफरेंट ऑफिस की हैं, एक ही पर्सन के सेम स्टेट में विद सेम पैन, अब वो आपस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो है नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर। उनकी वैल्यू क्या लेंगे। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर से विदाउट कंसीडरेशन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इज डीम्ड टू बी निल इफ आईटीसी इज अवेलेबल। देखिएगा आपको आईटीसी मिल रहा है, फिर तो हम इसकी वैल्यू निल मानेंगे, बट नो नोटिफिकेशन है बिन इशूड है उनकी सरकार पर, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस इस रूल में नोटिफाई नहीं की, इसमें अभी ये इररेलेवेंट है रूल आपको। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं मनी चेंजिंग के बेस पर। हमने किया था आपका फॉरेन एक्सचेंज। तो ऑन 15 मार्च मिस्टर ए कन्वर्टेड यूएस डॉलर एट द रेट ऑफ 64 पर यूएस डॉलर थ्रू ए नॉर्थ मनी चेंजर्स। आरबीआई रेफरेंस रेट ऑन 15 मार्च is 63 डिटरमिन द वैल्यू सप्लाई। तो अभी तो आपके डॉलर कन्वर्ट हो रहे हैं रुपीज में और आरबीआई का रेट आपको दिया हुआ है, तो वैल्यू सप्लाई आ जाएगी। तो जो भी आपका रेट है 64 और जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है उनका डिफरेंस इनको जितने यूनिट है करेंसी के 500 डॉलर है, तो वैल्यू आ गई 500 रुपये। एग्जाम्पल 27 एक्स हैज कन्वर्टेड यूएस डॉलर 10,000 इनटू यूके पाउंड से 4500। अब हमने डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट किया है। आरबीआई का रेफरेंस रेट है एट दिस टाइम फॉर यूएस डॉलर इज 63 एंड यूके पाउंड इज 90, दोनों का रेट दिया है। उस केस में क्या रूल था, दोनों की वैल्यू निकालो पहले रुपीज में, फिर जो लोअर आएगी उसके बेस पे वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिन द वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई। तो एज पर रूल 32(2)(a in case neither of the currency exchange is rupee, the value of taxable supply will be 1% of lower of the following। देखो हमने डॉलर की वैल्यू ली रुपीज में 10,000 इंटू 63 630, फिर पाउंड की वैल्यू ली आपने रुपीज में जिसे 414, दोनों से जो लोअर आ रहा है आपका 414,000 है, उसका करके 1% 4140 आपकी वैल्यू सप्लाई आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 28। तो मिस्टर बी अब मनी चेंजर है, हैज एक्सचेंज यूएस डॉलर 10,000 टू इंडियन रुपीज एट द रेट ऑफ ₹66 पर डॉलर एंड मिस्टर बी वांट्स टू वैल्यू द सप्लाई एज पर रूल 32(b) ऑफ सीजीएसटी रूल्स डिटरमिन द वैल्यू सप्लाई मेड बाय मिस्टर बी। तो अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो रही है, पर इसने आरबीआई का रेट नहीं दिया आपको, ठीक है। फिर क्या था आपका, वो था क्लोज नंबर बी, द वैल्यू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डिटरमिन एज पर स्लैब रेट्स एज फॉलोज। तो आपने क्लोज नंबर बी फॉलो करना है, तो स्लैब रेट सप्लाई होंगे। तो आप कैलकुलेट करो पहले वैल्यू करेंसी एक्सचेंज इन रुपीज, जिसे ये 66 इंटू 10,000 6,60,000 है। अब ये 1 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से कम है, तो स्लैब रेट देखो क्या होगा, अप टू 1 लाख आपकी वैल्यू है 1%, और जो अबव है 1 लाख रुपये की 560 उसकी वैल्यू लेंगे 0.5%। तो इसमें टोटल वैल्यू है 3800। एग्जाम्पल नंबर 29। तो एम लिमिटेड इज एन ऑथराइज्ड मनी चेंजर है, इट हैज एंकर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मनी चेंजिंग विद इन चंडीगढ़ इन द क्वार्टर एंडिंग March 31, 2020।
तो इसमें भी फॉरेन करेंसी की हमारी ट्रांजेक्शन है। 450 ट्रांजेक्शन होंगे आपकी और कन्वर्जन ऑफ डॉलर इंटू इंडियन रुपी ऑफ 23,000 पर ट्रांजेक्शन एंड 125 ट्रांजेक्शन है कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपी ऑफ 600 लाख पर ट्रांजेक्शन। तो आपका इनपुट टैक्स रैकेट आपके पास अवेलेबल है, इनपुट सर्विसिंग है, CGST, SGST का, और इनपुट गुड्स के ऊपर है, कैपिटल गुड्स के ऊपर है, टोटल आपका इतना है। तो फाइंड करना है अपने GST पेबल एट द रूल 32 सब रूल 2 एंड क्लोज बी ऑफ CGST रूल्स इफ GST रेटिंग 1 नंबर है। तो आंसर है आपका पर्टिकुलर। पहले जो हो कन्वर्जन किया आपने डॉलर के इनटू रुपीज में 23,000, ये होगी 1% 220। तो टैक्सेबल वैल्यू आएगी आपकी, मिनिमम आपने लेनी होती है जब वैल्यू आपकी 1 लाख से कम होती है, जनवरी का एक मिनिमम ₹250 पर ट्रांजेक्शन। तो मिनिमम 250 आ जाएगी पर ट्रांजेक्शन। तो इट मीन्स, और यूरो को कन्वर्ट किया आपने इनटू रुपीज में, अप टू 1 लाख एक 1% है, नेक्स्ट 9 लाख आपका 0.5% है, और जो बैलेंस अब 10 लाख है उसका लेंगे 0.1%, जैसे कि 590 लाख इंटू 0.1%। आपकी वैल्यू बन गई है तो 1000 प्लस 4500 प्लस 59,000 64,500। बस मैक्सिमम लिमिट थी इसमें 60,000 की पर ट्रांजेक्शन। तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई आएगी आपकी 450 ट्रांजेक्शन की वैल्यू है 250 और 125 ट्रांजेक्शन की वैल्यू है 60,000। टोटल वैल्यू बन गई 76,12,500। अब आपने GST पे करना है। तो आउटपुट टैक्स बनता है 76,12,500 पे 9% हो गया CGST एंड SGST, और ये टोटल बन जाएगा। उसमें से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। CGST का देखो आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, CGST इज 475, SGST भी आपका 475 है। तो दोनों का 475 क्रेडिट मिल गया। बैलेंस टैक्स आपको पे करना है 420,250। एग्जाम्पल नंबर ये 32। अभी आ गया ट्रैवलिंग एजेंट। Mr. A is an air travel agent. Compute value supply or service made by him during the month of January from the following particulars. पर्टिकुलर्स हैं, देखो उसने डोमेस्टिक बुकिंग करी है, कुछ बेसिक फेयर है 110 और इंटरनेशनल बुकिंग का है 3.5 लाख। अगर चार्जिंग एंड फीस है उसके 11,025, टैक्सीज हैं, टोटल वैल्यू टिकट्स है आपकी 126 एंड 392 500। तो कंप्यूट करेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी आपकी। डोमेस्टिक बुकिंग में हमने तो सिर्फ बेसिक फेयर लेना है, ये तो बेसिक फेयर का है इसमें 5% और इंटरनेशनल में बेसिक फेयर का है 10%, जो हमारा रूल है। उसके हिसाब से आपकी वैल्यू आ गई सप्लाई की 5500, 35,000 और टोटल बन गई 40,500। एनदर एग्जाम्पल 33। कंप्यूट GST लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। ये भी एयर ट्रैवल एजेंट है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020 विद द फॉलोइंग डेटा। पर्टिकुलर संख्या को बेसिक फेयर आपने कलेक्ट किया है फॉर डोमेस्टिक बुकिंग का, इंटरनेशनल बुकिंग का आपका बेसिक फेयर है, कमीशन आपको रिसीव हो रही है फ्रॉम एयरलाइंस और या सेल ऑफ डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टिकट, और बोनस भी आपको रिसीव हो रहा है फ्रॉम एयरलाइन से। डिटरमिन GST लाइबिलिटी बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू के बेस पर आपने डिटरमिन करनी है अंडर सेक्शन 15 एज वेल एज रूल 32(3) इफ GST रेगी 18% विच ऑप्शन इज बेटर। आपके पास दोनों ऑप्शन है। देखो पहले ये देखें ट्रांजेक्शन वैल्यू और सप्लाई अंडर सेक्शन 15, उसमें आएगी जो कमीशन आपको मिल रही है और जो बोनस मिले हैं वो एजेंट की जो है समझो वैल्यू मानी जाएगी सप्लाई की। जैसे कि 6 लाख, उसके ऊपर GST बन गया 18%। देखिए अब दूसरा रूल देखते हैं टैक्सेबल वैल्यू और सप्लाई एज पर रूल 32(3) में। फिर आपका है डोमेस्टिक बुकिंग में 5% लेना है आपने, 5% को 60 लाख, और इंटरनेशनल बुकिंग में आपको लेना है 10%, जबकि 10% को 90 लाख। तो किसी भी कमी 3 + 9 12 लाख वैल्यू है, और उसके ऊपर GST चार्ज हो जाएगा 12 लाख के ऊपर 18%, 216। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन बेटर है आपके पास। स्पेशल प्रोविजन जो है रूल 32(3) की जो है इज नॉट इकोनॉमिकल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस के बेस पर। तो LIC ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑफ क्लेम सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। कंप्यूट GST लाइबिलिटी ऑफ LIC है ऑप्टेड टू पे GST एज पर रूल 32(4) आपने अप्लाई करना है। अब देखो किस टाइप की पॉलिसी है। पहले है आपकी जनरल पॉलिसी जिसमें टोटल प्रीमियम आपको कलेक्ट हो रहा है 18,000 लैक्स, जिसमें फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है 5,000 लैक्स। सेकंड है सिर्फ ओनली रिस्क कवर पॉलिसी है जिसका प्रीमियम है 2500 लैक्स। फिर वेरिएबल इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रीमियम कलेक्ट किया 10,000 लैक्स और 80% हमने अमाउंट एलोकेट कर दिया इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। इसका मतलब ये रिस्क और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है।
ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर फॉर विच पॉलिसी होल्डर इज गिवन सेपरेट ब्रेकअप इन प्रीमियम रिसीट्स। तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम सप्लाई की? जनरल पॉलिसी में जिसका फर्स्ट ईयर प्रीमियम है उसका हमने लेना था 25% जो रूल है। फिर जो बैलेंस प्रीमियम है आपका अगले प्रीमियम उस पर 12.5% हम लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई सप्लाई की आपकी। जो अगर रिस्क पॉलिसी है उसमें एक्चुअल प्रीमियम जो आप ले रहे हैं वही आपकी वैल्यू मानी जाएगी सप्लाई की 2500। फिर जो आपकी वेरिएबल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्रीमियम है वो माइनस कर दो, बाकी जो प्रीमियम है वो आपकी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। टोटल वैल्यू बन गई 7375। उस पर CGST लग जाएगा 9%, SGST लग जाएगा 9%, देखिए 663.75, ये अमाउंट आ गया 1328 रुपीज इन लैक्स। एग्जाम्पल नंबर 35। So SBI Life SBIL has started its operations in the year 1920 and has charged gross premium of 180 lakhs from policy holder to life insurance policy। तो ये SBI लाइफ की कंपनी है, तो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसने ग्रोस प्रीमियम जो है वो है 180 lakhs का पॉलिसी होल्डर से हमने चार्ज किया है। एंड आउट ऑफ विच ₹100 lakhs हैव बीन एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर। 100 हमने इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट कर दिया है, तो आपको कंप्यूट करनी है GST लाइबिलिटी। तो इट मीन्स पहला केस है, इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, ये भी आपने इंटीमेशन दे दी है। फिर क्वेश्चन अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर या SBI हैज ऑप्शन टू पे GST ऑन द ग्रोस अमाउंट चार्ज लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर 180 में से आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लेस कर दो, बैलेंस पे आपका GST चार्ज हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। सेकंड है, इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर, तो उस केस में है सिंस द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर वैल्यू सप्लाई एंड GST लायबिलिटी शैल बी एज फॉलो। वैल्यू सप्लाई 25% लेना है फर्स्ट ईयर का प्रीमियम एंड 45 वो आपका बन जाएगा आपका 45 लाख एंड उसके ऊपर GST आ जाएगा 18%। इसका मतलब है एक ही साल का प्रीमियम है ये 180, पहले साल का उसका 25% विच इज 45 लाख, तो उस पर GST आ जाएगा 18%। अच्छा थर्ड केस है, इफ ग्रोस अमाउंट चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर, सिर्फ रिस्क कवर है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं जिसके अंदर, तो उसका रूल था आपका सिंस ग्रोस अमाउंट चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर SBIL शैल पे GST 18% ऑन एंटायर प्रीमियम, तो सारा का सारा प्रीमियम आपकी टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी सप्लाई की, और GST चार्ज हो जाएगा आपका 180 के ऊपर 18%, 30 to 40। एग्जाम्पल 36। So Freebie Services Limited sells coupons that are redeemable against specified luxury food products at retail outlets. Each coupon has a face value 1000 but is redeemable for supplies worth ₹1250। तो वट इज वैल्यू सप्लाई? तो वैल्यू सप्लाई की जितनी वैल्यू गुड्स आप उसके थ्रू परचेज कर सकते हो वो वैल्यू सप्लाई है, इट मीन दिस इज 1250। And again question is, Mohan and company a car dealer dealing in second hand cars purchasing used car from A for rupees 1 lakh on which CGST and UP GST of 40% each was charged। And Mohan and company sell the very same car to B after water wash and painting for rupees 2 lakhs। तो आपने सेकंड हैंड कार परचेज करी और उस पर GST पहले चार्ज हुआ था और उसको सेल कर गया 2 लाख में। फाइंड द सस्टेनेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST लायबिलिटी ऑफ मोहन एंड कंपनी। तो पहला केस, मोहन एंड कंपनी हैज नॉट अवेल्ड ITC ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड कार, उसने ITC अवेल नहीं किया था। फिर आपने देखना है कि इफ नो ITC अवेल्ड है तो आपकी सेल प्राइस क्या है, 2 लाख है, और परचेज प्राइस क्या है आपकी, परचेज प्राइस जो बनेगी आपकी 1 लाख की परचेज प्राइस थी और उस पर CGST और UP GST 14% ईच, मतलब 28% ऐड कर दो तो 1,28,000 आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो बैलेंस हो गया आपका मार्जिन, ये आपकी वैल्यू सप्लाई बन गई, उस पर GST लग जाएगा 28% और ITC आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, मोहन एंड कंपनी ने अवेल किया था ITC ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड कार। फिर हमने एक्चुअल सेल वैल्यू लेनी है 2 लाख की, परचेज प्राइस लेस नहीं करेंगे, वैल्यू सप्लाई है 2 लाख, उस पर GST लगेगा आपका 28% 56, और जो पुराना GST का उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा आपको, तो 28,000 आपको GST पे करना पड़ेगा। थर्ड केस है, इफ बिफोर सेल ऑफ सेकंड हैंड कार market prices of new cars have decreased due to slump in market and Mohan and company able to sell the second hand car only for ₹1,25,000।
अब देखिए सिर्फ सेल हो रही है 1,25,000 में, बट जो जीएसटी लाइबिलिटी इन बोथ केसेज इफ मोहन एंड कंपनी नॉट अवेल आईटीसी एंड इफ इट हैज अवेल आईटीसी, मतलब है कि आपने दोबारा करना है क्वेश्चन। अब सेल प्राइस 2 लाख नहीं है, 2 लाख की जगह है आपका 1,25,000। तो पहला देखो, नो आईटीसी अवेल, 1,25,000 सेल प्राइस है, कॉस्ट हमारी 180 है। अब ये नेगेटिव आ जाएगा मार्जिन, तो इसमें कोई वैल्यू आपकी सप्लाई जीरो होगी और कोई जीएसटी नहीं है। और दूसरे केस में एक 25 है, तो हमने इसमें से परचेज कॉस्ट माइनस ही नहीं करनी है, तो इसमें एक 25 की वैल्यू है, उसके ऊपर 28% आपका जीएसटी होगा 35,000, पुराने जीएसटी का मिल गया आपको इनपुट टैक्स रहेगी, 7,000 आपको पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 38, तो जज जो है, बीइंग ए डीलर इन गुड्स सेल्स न्यू ब्रांड कार्स एट 6 lakh, he advertises that customer can sell their old car if they buy new car from him. One customer exchanged his old car for rupees 1 lakh, so judge sold a new car to that customer for 5 lakh. Revenue Department demanded GST on 6 lakh, whereas judge argues that he is eligible to pay GST on the difference, namely margin of 5 lakh, as per Rule 32(5). तो ये एक्सचेंज ऑफर है, तो आपने बताना है जीएसटी की करेक्ट अप्रोच क्या है। तो रूल 32(5) इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन पर्सन इज डीलिंग बाइंग एंड सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स, but Jack is not eligible for margin scheme as per Rule 32(5) since he is selling new car, so hence revenue department की view is correct। एग्जाम्पल 39, तो मिस एक्स है, उसने एक लोन लिया है बैंक से ऑन 15 सितंबर 2009 वर्थ रुपीज 2 लाख एंड परचेज योर मशीन, और लोन के थ्रू अपने मशीन परचेज कर ली। सब्सिक्वेंटली मिस एक्स डिफॉल्टेड इन पेइंग द लोन अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट। द बैंक रीपोजेस्ड द मशीन फ्रॉम मिस एक्स ऑन 15 जनवरी 2020। 15 सितंबर को उसने परचेज की थी, 15 जनवरी को हमने रीपोजेस्ट कर ली। The banker sells the said goods on 20th April 2020, find the value of GST taxable supply in the hands of banker in the applying to the banking cases। तो आपने बताना है बैंक के लिए सप्लाई की वैल्यू क्या मानेगी। पहला कि मशीन आपने सेल की है 190 में, सेकंड में मशीन सेल की है आपने 170। तो ये है आपका परचेज वैल्यू ऑफ बैंकर मानी जाएगी, परचेज प्राइस ऑफ डिफॉल्टर जो भी था उसका 2 लाख था, और आपने 5% पर क्वार्टर लेस करना है जनवरी 15 से लेकर अप्रैल 20 तक। तो ये आपके बन गए हैं 2 क्वार्टर्स, तो जैसे जो 10% लेस हो गया 20,000, बैलेंस बचा 180। अब सेल प्राइस है 190 या 170, तो परचेज प्राइस आप लेस करोगे 180, ये आ गया मार्जिन 10,000, यहाँ नीला आ गया नेगेटिव है क्योंकि, तो ये जीएसटी आ गया 1800 और इसमें आपका नील आ गया। एग्जाम्पल नंबर 40, Mr. A, a registered person in GST, has purchased a motor car on 1st September 2019 for rupees 10 lakh, on which depreciation is 15%. The said car was sold on March 20, 2020 by him for 9 lakh and 7 lakh, determine value of supply। तो अब ये डेप्रिसिएशन का केस है, तो आपको WDV निकालनी है। तो WDV अब देखो मोटर कार आपकी कितनी आ रही है, 850 आ रही है। तो सितंबर से लेके आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की, जैसे जो विच इज अवर 15% पर एनम आपकी डेप्रिसिएशन बनती है। तो 1,50,000 बन जाएगी, पूरे साल की है, तो आप देखो कितने महीने बने, सितंबर बन गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये आपके बन गए 4 महीने। तो 4 महीने की बन जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन 50,000, वो आपने लेस कर दी। सेल सेल प्राइस है, सॉरी पूरे साल हो गया आपका, रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी है कि परचेज 1 सितंबर को खरीद लिया आपने, कार सेल हो रही है 20 मार्च को। तो देखो इनकम टैक्स में जब मोर्गन 180 केस होते हैं तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी 15%। तो 10 लाख पे आपने ले ली 15%, 1.5 लाख, 8.5 लाख आपकी WDV आ गई, सेल करी 9 लाख में या 7 लाख में, इसमें मार्जिन आ गया पॉजिटिव, तो ये सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी, दूसरे में आपकी नील मानी जाएगी। एग्जाम्पल 41, Mr. A took a car loan of rupees 5 lakh from Axis Bank on 1st September, which was entirely used for purchase of car worth same. Mr. A defaults on the loan balance and thereby his car is repossessed by bank on 1st June को repossess हो गई है। The car is sold on 30th June 2020 by bank for 4,25,000। Determine taxable value supply। तो परचेज वैल्यू क्या लेंगे हम, परचेज प्राइस इनकी हैंड्स ऑफ बरोर माइनस करना है 5% पर क्वार्टर और 5 गेयर ऑफ। तो देखो कितने क्वार्टर बनेंगे आपके, सितंबर से लेके काउंट हो जाएगा आपका जब तक आप उसको सेल करते हैं 30 जून तक।
ठीक है, तो आपका ये बन गए कि आपके जैसे जो 5% इंटू 4 क्वार्टर बन गए आपके, क्योंकि सितंबर भी आ गया आपका 1 महीने में, क्योंकि क्वार्टर लेना है ये आपका पार्ट, तो इसमें 4 क्वार्टर हैं, तो आपने 5 लाख का 20% लेस किया, तो बैलेंस आ गया 4 लाख। मार्जिन आ गया सेल प्राइस माइनस परचेज वैल्यू जैसे 25 हो जाएंगी, और उस पर GST चार्ज हो जाएगा 3000।